बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जिस दौर में आज हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, इस तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इस दौर में इसके सिवा और कोई चारा नहीं हमारे पास। विद्यालय बंद है बच्चों के लिए और बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे करें, इसका एक रास्ता यही निकल के आया कि इस तरह के संसाधनों से हम अपना अध्ययन करें। इस क्रम में हमने अपने कई चैप्टर्स पढ़े हैं। ये छठा चैप्टर्स है और जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 4th चैप्टर, ठीक। ये आपकी बुक में छठे लेवल चैप्टर के रूप में है और जो सिलेबस न्यू आया है आपका 30% डिस्काउंट वाला, उसमें आपका ये 4th चैप्टर है। इससे पहले हमने 6 वीडियोस देखे हैं। उन 6 वीडियोस में हमने जो 3 वर्गों की दशा है, स्थिति जो है उसको समझा है। उसको समझते हुए उनके आपसी संबंधों को प्रभावित करने वाले कारकों को, इन सारी चीजों को हमने देखा है। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है वो उन तीनों से हट कर है, चौथे वर्ग के उदय के बारे में है कि कैसे एक नया वर्ग, नया नगर में रहने वाला नगरवासी, ये समूह कैसे बना और इस समूह के बनने के बाद इस समूह में और अन्य 3 समूहों में आपसी संबंध क्या थे, किस तरह से इसने विकास में मदद की या किस तरह से यह व्यवस्थाओं का सहयोगी, समर्थक या विरोधी कैसे बना, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का, उसका नाम है चौथा वर्ग। 3 वाले में जो पढ़ा थे, तो ये चैप्टर का नाम है आपके, तो इसको मैं नहीं हटाऊंगा, मैं यहां शुरू करूंगा। चौथा वर्ग, ठीक। चौथा वर्ग जो है, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है एक नगर और एक नगरवासी। एक नगर और एक नगरवासी, ठीक। यानी एक हम शहरी व्यवस्था की बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि टॉपिक से आपको समझ में आ रहा होगा, अभी तक जो कृषि कार्य है वो एक वर्ग के द्वारा किया जा रहा है। कृषि कार्य कहाँ हो रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है। कृषि कार्यों में, यानी कृषि में विस्तार हुआ, जब निरंतर एक ही कार्य पर फोकस हो रहा है। हमने इधर देखा पारिस्थितिकी परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, कृषि में तकनीकी संसाधनों का प्रवेश हुआ है, उनका प्रयोग आरंभ हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्रों में विस्तार, वनों को काटकर खेत बनाया गया है, बड़े बड़े भूभाग बनाए गए हैं और उत्पादन में वृद्धि हुई। अब जब कृषि में विस्तार हुआ, उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ अन्य 3 कारक उत्पन्न हुए, अन्य 3 बातें उत्पन्न हुई। वो कौन कौन सी थी? जनसंख्या वृद्धि, ठीक। ये स्वाभाविक और सार्वभौमिक है, होती रहती है। उसके साथ ही साथ व्यापार, और व्यापार के बाद आया नगरों का विस्तार, ठीक। देखिए, हमने क्या देखा था? कृषि पर आधारित पूरी व्यवस्था पढ़ी थी। अब हम देख रहे हैं कि कृषि पर आधारित व्यवस्था जो है, कृषि में विस्तार है और उस विस्तार के बाद जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, व्यापार में वृद्धि हो रही है, नगरों का विस्तार हो रहा है। 3 चीजें किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर में हुए डेवलपमेंट पे बेस्ड है। इनके परिणाम स्वरूप ये 3 कार्य हो रहे हैं। अच्छा, अगर जनसंख्या की बात की जाए यूरोप में, तो 1000 ईस्वी एडी जो था, उसमें पूरे यूरोप की जनसंख्या, संपूर्ण यूरोप कॉन्टिनेंट जो था, महाद्वीप जो था, उसकी जनसंख्या 420 थी, ठीक। देखो, पहले ही 1000 ईस्वी में ये 420 लाख थे, ठीक। उसके बाद ये बढ़कर
1200 ईस्वी में 620 लाख पहुंच गई। 1200 के बाद 1300 ईस्वी में ये बढ़ी और 720 लाख पहुंच गई। ठीक, ये यहाँ की जनसंख्या वृद्धि का आंकड़ा है। और उस दौर में यह जनसंख्या जो बढ़ रही थी वो एक तीव्र वृद्धि थी उस दौर में। अभी तो जनसंख्या में प्रतिदिन भारी संख्या में जो है वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, लेकिन उस दौर में इस तरह की वृद्धि जो थी वो एकदम अकल्पनीय थी, एक तीव्र विस्तार माना जा रहा था। ठीक, अब देखिए हमने देखा उत्पादन में वृद्धि हुई है। जब उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा? सबसे पहले व्यक्ति खाने पीने में देखा, ध्यान देगा, यानी भोजन बेहतर हुआ। ठीक, उत्पादन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप भोजन बेहतर हुआ, और भोजन बेहतर जब होगा तो आपकी औसत आयु स्वतः बढ़ जाएगी। अच्छा अच्छा खाएंगे तो लंबी आयु जिएंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या हुआ? औसत आयु में वृद्धि। अच्छा, औसत आयु का मतलब क्या है? मान लीजिए 5 लोग थे, 5 लोग, 1, 10, 20, 30, 40, 50। ठीक, इन्होंने 10 साल जिंदगी जी, 20 साल जिए, 30 साल जिए, 40 साल जिए, 50 साल जिए। ठीक, इतना हो गया। अगर हमें औसत आयु निकालनी है तो इसको हम जोड़ लेंगे। ठीक, 40, 30, 20, 10। ठीक, और 6, 4, 10, 5, 15। ठीक, 150 साल हो गया। अब 150 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी 60। इनकी औसत आयु क्या हो गई? 60 वर्ष हो गई। ठीक है, ठीक है। अब ऐसे ही हम औसत आयु पता करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो जनता थी, जो लोग थे, उनकी औसत आयु में वृद्धि हुई, लेकिन एक ड्रॉबैक भी था। जो महिलाएं थी, उनकी औसत आयु पुरुषों की अपेक्षा कम ही रही। सामान्यतः औसत आयु पुरुषों से महिलाओं की 10 वर्ष कम होती थी। अगर पुरुषों की औसत आयु है 80 वर्ष तो महिलाओं की 70 वर्ष होती थी। कारण क्या था? पुरुष परिवार का मुखिया, जिम्मेदार व निर्माता माना जाता था। इस कारण इसके रहन सहन, खान पान एक्सेट्रा यानी इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जाता था, जबकि महिलाओं, बच्चियों, इनके भोजन या रहन सहन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। इसका कारण था कि इन्हें गुणवत्ता पर भोजन, बेहतर जीवन दशाएं नहीं मिल पाती थी, और इनकी औसत आयु जो थी वो कम थी, इनकी मृत्यु शीघ्र हो जाती थी। ठीक, ये कारण था। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि हम पढ़ तो रहे हैं चौथा वर्ग, एक नगरवासी, लेकिन इसमें ये सब क्यों आ रहा है? तो देखिए, नगरवासी का जो उदय हुआ है वो किस कारण से हुआ है? व्यापार की वजह से। क्यों? क्योंकि कृषि में उत्पादन बढ़ा, बिक्री की आवश्यकता पड़ी, और बिक्री की आवश्यकता के लिए मार्केट बने। मार्केट जब बने तो लोग उसी के आसपास बसे, और बसे तो एक नगर का रूप ले लिया। ये था इसका मेन सिस्टम। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, यानी जब डिक्लाइन हो जाता है रोमन सभ्यता, रोमन साम्राज्य का, ठीक, तो उसके बाद में 11वीं सदी में तो नगर 11वीं सदी में पुनः बसे। ठीक, रोमन साम्राज्य के पतन के साथ अनेक नगर उजड़ गए,
नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, लेकिन 11वीं शताब्दी में फिर से नगरों के बसने का एक सिलसिला शुरू हुआ, क्रम आरंभ हुआ। ठीक, कारण क्या था इसका कि नगर बने, नगर बसे, बट व्हाई, आखिर क्यों? चलिए उसको मैं बताता हूं। कृषि की मैं बात कर रहा था, तो कृषि में क्या हो रहा है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है। ठीक, उत्पादन में वृद्धि हो रही है। उत्पादन में जब वृद्धि होगी तो क्या होगा, हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के बाद जो बचेगा उसे क्या करेंगे, फेंकेंगे तो है नहीं, तो उसको क्या करेंगे, बेचा जाएगा। ठीक, और बेचने के लिए, बिक्री करने के लिए हमें क्या चाहिए, बिक्री केंद्र चाहिए, एक ऐसा स्थान चाहिए जहां से हम वस्तुओं को बेचें। इसके परिणाम स्वरूप या ये कह लीजिए कि आवश्यकता पड़ने के कारण बिक्री केंद्रों का विकास हुआ। ठीक, यानी बिक्री केंद्र बनाए गए जिससे उत्पादित वस्तुओं को रखा जा सके और बेचा जा सके। ठीक है, इन बिक्री केंद्रों से जो कृषि उत्पाद बेचे जाते थे, यानी जो कृषि से संबंधित उत्पाद है उनको वहां पर बेचा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर उपकरण व वस्त्र आदि भी बेचा जाता था। यानी हम देख रहे हैं कि कृषि उत्पादन के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, नगरों का विकास हो रहा है, व्यापार का विकास हो रहा है। व्यापार का विकास किस तरह से हो रहा है कि उत्पादन बढ़ा तो बिक्री की आवश्यकता महसूस हुई, बिक्री की आवश्यकता महसूस हुई तो कहीं पर दुकान खोली गई होगी या बिक्री केंद्र बनाया गया होगा जहां पर लोग अपनी वस्तुओं को लाकर बेचते थे और वहां से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं ले जाते थे। यानी एक सर्कल बन रहा है विपणन का, बिक्री का एक सर्कल तैयार हो रहा है यहाँ पर। ठीक, जहां पर बिक्री केंद्र स्थापित हुए, इनको संचालित करने वाले लोग इन्हीं के आसपास बस है। ये मान लीजिए ये प्लेस है, यहाँ पर बिक्री केंद्र है, तो इसको चलाने वाले लोग कहाँ बसेंगे, यहाँ। ठीक, ये मंडी है तो ये लोग आस-पास बसने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर बसते चले गए। इस तरह से बसे तो क्या हो रहा है, एक संरचना बन रही है और इस संरचना में रहने वाले कौन, सिर्फ वो लोग जिनका मतलब इससे खेती से जिनका मतलब यहाँ रहते नहीं, वो यहाँ पर खेती करते हैं और यहाँ से लाते हैं बेच देते हैं। ये आते हैं यहाँ खरीद फरोख्त करते हैं, फिर अपने घर वापस चले जाते हैं, अगले दिन फिर आ जाते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होगा, साहूकार वर्ग का उदय या फिर कह लीजिए व्यापारी वर्ग का उदय, जो अभी तक नहीं था। 3 वर्ग थे लेकिन ये नहीं था, अब इसका उदय हो रहा है। क्यों? क्योंकि उत्पादन में वृद्धि हुई है और व्यापार की आवश्यकताएं महसूस की गई, जिसके कारण एक नए वर्ग का। ठीक, चौथा वर्ग समझ में आ गया कि कैसे चौथे वर्ग का उदय हुआ, कैसे इसकी आवश्यकता महसूस हुई और कौन से लोग थे, ये साहूकार लोग थे जो चौथे वर्ग के रूप में समाज में अस्तित्व में आए। अभी ये खत्म नहीं हुआ भाई, इसमें थोड़ा सा भी और आगे हम जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि जब बिक्री केंद्रों पर आवश्यकताएं महसूस की गई, उनके साथ ही साथ क्षेत्रीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, लोकल लेवल पर मियादी हाट मेले भी लगने लगे। मियादी हाट मेले का मतलब क्या होता है, हाट का मतलब होता है बाजार और मेले का मतलब आप सब जानते हैं, मेले का मतलब मेला। और हम लोगों में से हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी मेले में जरूर गया और नहीं गया है तो किताबों में मेले की कहानी जरूर पढ़ी है। ठीक, अब्दुल हमीद की कहानी पढ़ी है चमटे वाली। ठीक, मेला गया था, दादी के लिए चमटा लाया था, बड़ा भाव कर देने वाला वो प्रसंग है, मैंने पढ़ा है। तो अब क्या हो रहा है कि साप्ताहिक बाजारें जो लगती थी,
ये उनकी बात हो रही है। साप्ताहिक बाजार की बात हो रही है यहाँ पर। फिर किसी विशेष आयोजन पर, बैसाखी का मेला था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो क्या होता था, ऐसे मेले आयोजित होते थे, वहां पर आसपास के लोग, और आस पास नहीं, बड़े बड़े मेलों में बहुत बहुत दूर से लोग आते थे। बहराइच में अभी आप देख रहे हैं, जहाँ के आप मूल निवासी हैं, यहाँ पर दरगाह शरीफ है, ये बहुत प्रसिद्ध मेला है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तिजारत करते हैं, वस्तुएं बहुत सारी ऐसी जो हमें रेगुलर यहाँ नहीं मिलती हैं, उन मेलों में बाहर से लोग आके स्टॉल लगा के बेचते हैं। ठीक इसी तरह अन्य बहुत धार्मिक स्थल है जहाँ पर मेले लगते हैं और बाहर से कई जगह से लोग आते हैं। ठीक उसी प्रकार कई बार सरकारें भी प्रयास करती हैं मेलों के आयोजन का, मेलों का आयोजन करती हैं, लोग अपने अपने स्टॉल्स लगाते हैं, बिक्री करते हैं, वो सारी चीजें होती हैं वहां पर। तो क्या हो रहा है कि जब आवश्यकता महसूस की गई तो हाट बाजार जो थे, जो मेले थे, उनको लगाने का क्रम आरंभ होता है। और इनके लगने से जहां पर लगते थे उसके आसपास के क्षेत्र में नगर का विकास हुआ। भाई जब हमारी सारी गतिविधियां व्यापारिक है, कृषि से मतलब नहीं है, तो ग्रामीण व्यवस्था का काम ही नहीं रह गया वहां, तो हम शहरी व्यवस्था में प्रवेश कर गए, यानी कि इन सब के परिणाम स्वरूप नगरीय क्षेत्र का विकास हुआ। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल नगरों का उदय व्यापारिक व्यवस्था के कारण हो रहा है। ठीक कैसे होता था उसको मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। जो क्षेत्र होता था वहां पर एक चौक बाजार होती थी। ठीक चौक बाजार प्लस चर्च होता था, ये नगरों के मानक है कि चौक होना चाहिए, चौक बाजार, फिर चर्च होना चाहिए और व्यापारियों की दुकानें। ठीक ये सारे मानक जब पूरे हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो नगर के लक्षणों को प्रदर्शित कर रहा है क्षेत्र। यहाँ इस क्षेत्र में जहां ये सब होता था वहां पर एक कार्यालय भी होता था। जो कार्यालय होता था इसमें क्या होता था, इस पूरे क्षेत्र पर, नगर क्षेत्र पर प्रशासन करने वाला जो व्यक्ति होता था वह करने वाला बैठता था। नगर की व्यवस्था ठीक से चले, कोई लूटे ना, किसी को किसी के साथ चोरी ना करे, किसी के साथ छीना झपटी न करे, किसी के साथ भटतौली न करे, ये सारों कामों को व्यवस्थित करने के लिए इस क्षेत्र का प्रशासन चलाने के लिए कार्यालय होता था, जहां पर यहाँ के प्रशासन को देखने वाला व्यक्ति बैठता था। ठीक है, इस प्रकार एक नगरीय व्यवस्था का उदय हुआ। इस प्रकार एक नगरीय व्यवस्था का उदय अथवा विकास हुआ। ओके, समझ में आ गया कि नगरीय व्यवस्था का विकास कैसे हुआ। अब आते हैं हम लोग नगरों की बात करते हैं कि नगरों की स्थिति क्या होती थी। नगर, ठीक, सामान्यतः कहावत है कि नगरों की हवा आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता पूर्ण होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि नगरों में स्वतंत्रता अधिक होती है गांवों की अपेक्षा। होती भी है, कारण क्या है, जैसे बहुत सारे ऐसे कार्य, बहुत सारे ऐसी गतिविधियां जिन पर ग्रामीणों की नजर होती है, गांव के लोग जिस पर आपको रोकना टोकना पसंद करते हैं या रोक टोक देते हैं, ऐसे कामों में शहरों के लोग आपसे कोई मतलब ही नहीं रखते। ठीक, यहाँ पर जैसे एक बच्चा है, बच्चा मान लीजिए इन केस स्मोकिंग कर रहा है, तो अगर ये बच्चा गांव में है तो 100% चांसेस हैं कि इसको अगर किसी ने भी देखा तो इसकी सूचना इसके घर तक पहुंच जाएगी। अगर ये शहर में है तब इसको देखेंगे तो बहुत लोग, अगर 100 लोग भी देखते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति देखेगा तब भी वहां पहुंच जाएगी, यहाँ पर 100 लोग देखेंगे तब भी चांसेस 99% है कि इसकी सूचना इसके घर तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, सिंपल सी। अब नगर की बात जो मैंने पहले बताई कि अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र होता था। यहाँ पर सबसे पहले आता है बसा कौन, बात तो ये आती है
भाई हमने देखा कि साहूकार वर्ग का उदय हुआ, तो ये कौन से लोग थे जो यहाँ पर आकर बस गए थे और साहूकार वर्ग का उदय हुआ? कोई ऐसा तो था नहीं कि एक अलग सी जनरेशन ही उत्पन्न हो गई थी साहूकारों की। यहाँ पर क्या होता था, कुछ ऐसे ही लोग इन्हीं के बीच के रहे होंगे 3 वर्गों से, जो चौथे वर्ग के रूप में हमारे सामने आए थे। तो ये वो लोग थे कृषिदास। तो कृषिदास होते थे वो क्या होते थे, लॉर्ड के पास नौकरी करते थे और एक तरह से उनकी दास्ता में होते थे, उनकी गुलामी करते थे, उनके गुलाम होते थे। लेकिन एक बात थी कि अगर एक वर्ष व एक दिन यानी 366 डे, ठीक, 366 दिनों तक अगर कोई भी कृषिदास भाग जाए और अपने लाड की नजर में ना छिपा रह जाए इतने दिन तक, तो मान लिया जाता था कि वो अब दास्ता से मुक्त हो गया। शहरी वातावरण था, लोग कृषि विकास कर रहे थे, व्यापार का विकास हो रहा था, बस्तियां सघन थी, बहुत सारे साहूकारों को ऐसे लोगों की आवश्यकता होती थी जो सिर्फ उनके गोदाम में रहें, खाएं पिए और काम करें, बाहर से उनका कोई मतलब ही नहीं होता था। तो ऐसे में इन शहरी क्षेत्रों में भारी संख्या में भगोड़े दास यानी कौन से, कृषि दास आकर बसे और बसने के बाद साहूकारों के या व्यापारियों के कार्यों में मदद करने लगे, साथ ही साथ अपना आर्थिक विकास किया और व्यापारी वर्ग के समकक्ष हो गए, समकक्ष हो गए, यानी कि विस्तार हो रहा है जनसंख्या में व्यापारिक। अब आइए हम देखते हैं आर्थिक संस्था, नगद जो था वो एक आर्थिक संस्था के रूप में कैसे काम करता था। तो यहाँ हमने ये देखा कि यहाँ पर बसने वाले कौन थे, फिर आर्थिक संस्था के रूप में नगर कैसे काम करता था। ठीक, तो इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एक संगठन होता था जिसे श्रेणी कहा जाता था। ठीक, जैसे ISI ये क्या है, एक मानक है, शुद्धता की गारंटी देने वाला सिंबल है। ऐसे श्रेणी जो होता था, जो संगठन होता था, वह यहाँ के शिल्प और उद्योग की गारंटी देता था, मानक का प्रमाणन करता था कि यह उचित है, बेहतर है, व्यवस्थित है और सुगम्य है, यानी इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, साथ ही साथ लोगों के लिए सुविधाजनक है। इस सब बातों का जो प्रमाण देता था वो था श्रेणी। यह संगठन आर्थिक गतिविधियों को संतुलित करने का काम करता था। ठीक, संतुलित करने का कार्य करता था ये संगठन। इसके बाद इसमें अगला टॉपिक आता है, बहुत छोटे छोटे सब टॉपिक हैं, ये सारी चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको आवश्यकता ये थी कि आप इतना समझ लीजिए कि चौथे वर्ग के उदय के कारण क्या था। तो चौथे वर्ग के उदय का कारण था कृषि उत्पादन में वृद्धि और उसके बाद व्यापार में वृद्धि और व्यापार के परिणाम स्वरूप नगरों का उदय, और उन नगरों में रहने वाला वर्ग जो था वो चौथा वर्ग था। ठीक, एक और बात इसमें है, कैथीड्रल नगर कौन से होते थे उसको देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक, कैथीड्रल नगर सामान्यतः दान देना अमीरों का एक तरह का खर्चा था, जैसे अभी मूलभूत आवश्यकताओं पे हम लोग खर्चा करते हैं, ऐसे ही दान देना एक उनका परमानेंट इन्वेस्टमेंट था, खर्चा हुआ करता था। 12वीं सदी में, इन 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में कैथीड्रल नगर बसे। अभी कैथीड्रल नगर है क्या, जैसे चर्च होता था, मठ होता था, इसी तरह का एक भवन होता था जिसको कहा जाता था कैथीड्रल। ठीक, ये भवन होता था जिसे कैथीड्रल कहा जाता था। ये कैथीड्रल जो होता था वो मठ का ही एक उपक्रम होता था, यानी इसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी किसकी होगी, मठ, यानी जो भी गाइडलाइन गवर्नेंस होगा वो मठ से होगा, यानी मठ का एक भाग था, या फिर ये कह लीजिए मठ की एक छोटी सी अलग इकाई थी जो कैथीड्रल कहलाती थी। इसको बनाने के लिए कैथीड्रल पत्थरों का प्रयोग होता था,
इसीलिए इसे कैथीड्रल नगर कहा जाता था। ठीक है, कैथीड्रल नगर इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर कैथीड्रल पत्थरों का प्रयोग होता था। ये जैसे मान लीजिए ठीक, ऐसे मान लीजिए इसका गिरजाघर बना हुआ है। यहाँ जो होता था ये खिड़कियां ये ऐसी होती थी कि इसमें से प्रकाश की किरणें आए और यहाँ पर जो लोग उपस्थित हो अंदर उनको प्रकाश प्रदान करें। ठीक, इसका एक साइंटिफिक रीजन था कि सुबह जब प्रार्थना होती थी उस समय सूर्य की किरणें जो थी वो विटामिन डी देती है। सिंपल सा है, सुबह जब प्रार्थना हो, जब लोग यहाँ उपस्थित हुए, प्रकाश की किरणें उन तक पहुंचे और उनमें विटामिन डी जो है वो पर्याप्त मात्रा में शरीर में उपस्थित हो पाए, इसका एक कारण था। दूसरा, संध्या काल में इसको रोशन करने के लिए, इसकी जो है इसको उजाला करने के लिए इसमें मोमबत्ती का प्रयोग किया जाता था। ठीक, तो सिंपल सा इतना समझिए कि कैथीड्रल नगर उन्हें कहा गया है जो मठों के अधीन रहकर अपनी व्यवस्था को चलाते थे, पूजा पाठ और प्रार्थना का आयोजन करते थे। कैथीड्रल पत्थरों से बने होते थे। इन कैथीड्रल भवनों में लोगों के स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाती थी। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो ये खिड़कियां होती थी, खिड़कियों से प्रकाश या फिर ये सूर्य की किरणों को सीधे आने का काम प्रयास किया जाता था, सीधे लाने का प्रयास किया जाता था। अभी कई बार आप मूवीज में देखते होंगे तो वहां पर जैसे मट्टी ऐसे बना हुआ है कि यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, यहाँ से टकरा रही है, तो वो एक दिखाने का प्रयास इन्हीं चीजों को किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कैथीड्रल नगर को देखा और चौथा वर्ग कैसे उत्पन्न हुआ इसको देखा। अब इसके बाद हमारे 2 वीडियोज और आएंगे, पार्ट 8 एंड पार्ट 9। तो पार्ट 8 जो आएगा वो आएगा 14वीं शताब्दी का संकट, और उसके बाद में जो अगला पार्ट आएगा वो होगा राजनीतिक परिवर्तन। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए, समझिए, जो भी चीजें ना समझ में आए उसको पूछिए, किताब से पढ़िए, PDF से पढ़िए, चीजें कंप्लीट हो जाएंगी बहुत अच्छे से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।